आईएएस ऑफिसर नवीन चौधरी को डोमिसाइल इशू कर दिया गया। डोमिसाइल इशू होते ही सोशल मीडिया के ऊपर डोमिसाइल की पिक्चर्स वायरल होना शुरू हो गई और बाकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों ने कमेंट्स में ये कहना शुरू कर दिया कि हमें डोमिसाइल कब इशू होगा और डीसी जम्मू कब अपना गेट जो है वो खोलेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब नमस्कार। आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल इशू एक आईएएस ऑफिसर को तो हो गया, जो बाकी सभी लोग हैं उन्हें अभी भी डोमिसाइल इशू करवाने में दिक्कत आ रही है। पहला कारण तो ये कि डीसी जम्मू का गेट ही नहीं खुल रहा कि वहां पर जाकर कोई अप्लाई करे। देखें, ये सीरियस बात है क्योंकि जब आपने नया सिस्टम शुरू किया है डोमिसाइल का और स्टेट सब्जेक्ट का जो पुराना सिस्टम था उसको ख़त्म किया है, तो उस प्रावधान का बेनिफिट तो लोगों को होना चाहिए और इमीडिएटली होना चाहिए। दो तरीके हैं, ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन में तो लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जा सकता है, उसमें आपको सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट की कॉपी ही लगानी है साथ में। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने से जो है, जिनको फिज़िकल जाके फॉर्म देना जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता होगा। ऑनलाइन खासकर जो बड़ी जनरेशन वाले लोग हैं वो उनके लिए ऑनलाइन काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं कि जहाँ पे नेटवर्क की सर्विस जो है वो बिल्कुल ही इतनी डाउन है कि वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके चलते हुए डिप्टी कमिश्नर जम्मू, क्योंकि आप जम्मू की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर जम्मू को और इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी या डिप्टी कमिश्नर्स को भी इस चीज़ का प्रावधान रखना चाहिए कि आप अपना ऑफिस जो है, जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म्स लेगा डोमिसाइल के लिए, उसको ऑपरेशनल रखो और उसको विद इन द रीच ऑफ द पीपल रखो। आज अगर डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑफिस जो है वो बंद है या वहाँ पे इजी एंट्री नहीं है और उसी प्रेमिसेस के बीच में उस ऑफिसर का भी ऑफिस है जिसने कि फॉर्म लेने हैं डोमिसाइल वाले, तो फिर लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। या तो डिप्टी कमिश्नर साहब को अपना ऑफिस जो है वो खोलना चाहिए लोगों के लिए, या फिर अपने ऑफिस प्रेमिसेस के बाहर जो है ऑफिसर, जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, जो डोमिसिलरी के फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं, उनका ऑफिस जो है वो अपने ऑफिस के बाहर रखिए। आपके पास कस्टोडियन का ऑफिस है वहीं पे, या कोई और ऑफिस है वहाँ पे रख दीजिए, ताकि लोगों की एक्सेसिबिलिटी जो बनी जाए। अब इसका टाइम पीरियड जो रखा था कि विद इन टाइम पीरियड जो है आपको डोमिसाइल आप अप्लाई करते हो और आपको मिल जाएगा, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भर सकोगे तो सर्टिफिकेट कहाँ से लोगे? बिल्कुल। और यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी कि डोमिसाइल रूल्स में ये कहा गया था कि जो पीआरसी होल्डर्स हैं वो अपना पीआरसी जो है वो सबमिट करवाएंगे, पीआरसी की कॉपी सबमिट करवाएंगे तो उन्हें डोमिसाइल इशू हो जाएगा। लेकिन अब जब लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे आधार कार्ड भी मांगा जा रहा है, राशन कार्ड भी मांगा जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून में जो होता है ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा? ग्राउंड पे जो ऑफिसर चाहेगा वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिमांड कर सकता है। नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर उसका ज़रूरत जो है, जिसका जो स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स है उनका स्टेट सब्जेक्ट जो है उसकी कॉपी ही लगनी है। उसके अलावा किसी और कागज़ को देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका आधार कार्ड होगा या राशन कार्ड होगा वो ऑलरेडी आपके लिंक होता है स्टेट सब्जेक्ट के साथ। कुछ केसेस में हो सकता है अगर नहीं हो, जो क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी फिक्टिशियस भी सर्टिफिकेट्स बने हैं जिनके कोई लिंक नहीं है, लेकिन प्रावधान कानूनी जो है उसके हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट ही साथ में लगना है। अगर कहीं डाउट हो जाता है, अगर आपको लगता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट जो है ये फेक है, ये जेन्युइन नहीं है, तो उस पर अथॉरिटी जो है वो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकती है। इट इज़ नॉट कि आपको हर केस में जो है उसमें आधार कार्ड और किसी और शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, जब तक कानून में ऐसा कोई चेंज नहीं आ जाए। तो मुझे लगता है कि उसमें एप्लीकेशन, जो फिज़िकल भी एप्लीकेशन देने जाते हैं, उनको सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट ही अपना देना चाहिए, मांगना चाहिए उनसे। उसके अलावा नहीं मांग सकते हो आप, जब तक आप इंक्वायरी में उस स्टेट सब्जेक्ट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं निकाल दो या उसमें कोई गलती नहीं निकाल लो। ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी मैं बात करूंगी कि जब शुरुआत में कहा गया कि ऑनलाइन भी आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, पहले तो एक दो हफ्ते तक लोग यही इंतजार करते रहे कि अप्लाई करना कहाँ पे है। जब वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी जो है पब्लिक की गई कि इस वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले ही दिन में वेबसाइट जो है वो क्रैश कर गई। उसके बाद अभी भी जो लोग वेबसाइट के ऊपर डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कई सारी कंप्लेंट्स आ रही है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहे हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ डालने लगे वो नहीं डल रही, तहसील डालने लगे वो नहीं डल रही, टेक्निकल ग्लिचेस जो है वेबसाइट में आते जा रहे हैं, सुबह वेबसाइट लोड करने शुरू करें दोपहर तक वेबसाइट प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रही। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसे एड्रेस करने के लिए अब क्या करना चाहिए? देखिए, एक बड़ा अच्छा फैसला जो होता है वो भी तभी तक अच्छा रहता है कि अगर उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो। जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो ग्राउंड के ऊपर जो काम करती हैं,
जब तक वो उस फैसले की अहमियत को समझते हुए उसी तरह के लेवल के ऊपर जो है वो अपनी कोऑपरेशन न दें और अपनी उसी पेस के साथ नहीं करें एग्जीक्यूट उसको, तो फिर उसका फ़ायदा जो है लोगों को नहीं मिलता और लोग ऐसी चीज़ को भी जो फ़ायदेमंद हो उसको भी लगता है कि हम इससे तो पहले वाला सिस्टम ही ठीक था, ये नुकसान वाला हो गया। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाया, सिंप्लीफाई कर दिया कि आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करोगे और विद इन पीरियड आपको मिल जाएगा। सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है, आपने सिर्फ अपना एप्लीकेशन भरनी है और साथ में एक डॉक्यूमेंट जो है साथ में लगाना है। लेकिन अगर ग्राउंड के ऊपर, अगर जैसे आप कहते हैं कि वेबसाइट जो है फ्रीक्वेंटली क्रैश हो रही है, मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, और इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म की अपलोडिंग पे भी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगी तो लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की जो है दिक्कतें लोगों को नहीं आए, और जहाँ पे भी इस तरह की दिक्कत है उसको इमीडिएटली उसका निपटारा करना चाहिए। इसको डिले मत करिए, क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म आज अपलोड करता है फिर उसकी एप्लीकेशन लोड नहीं होती, यू वांट दैट पर्सन टू कम बैक अगेन टुमारो, नेक्स्ट डे, वो नहीं होगा। अगर वो करेंगे, लोगों को इतनी दिक्कतें अगर आएंगी तो फिर लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से दूर हटना शुरू हो जाते हैं। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव रहने के लिए लोगों के साथ जुड़ना ज़रूरी होता है, लोगों को अपने साथ जोड़ना ज़रूरी होता है। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इश्यूज़ को जो है वो इमीडिएटली एड्रेस करें। और प्रावधान तो है, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बेटर सिस्टम क्यों नहीं देती है लोगों को। एक तो हम वैसे ही 4G के नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं, लेकिन अब 4G के नहीं होने के बावजूद अगर ये नई किस्म की दिक्कत आ जाती है कि 4G नहीं है तो चलो लोग फॉर्म फिर भी भर पाएंगे 2G में भी, लेकिन अगर आपका सिस्टम ही नहीं उसको पिक कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम तो रहेगी। एक और मसला जिसको लेकर लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं वो है रेगुलराइजेशन का। जब से SRO 202 की अमेंडमेंट हुई, हालांकि SRO 202 में जितने भी लोग लगाए गए थे वो प्रॉपर कंपटीशन के थ्रू आए थे, तब से बाकी जितने भी लोग हैं जो अलग अलग स्कीमों के तहत लगे या डेली वेजर्स लगे या कैजुअल लेबरर्स लगे, उन्होंने भी अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमें वन गो में रेगुलराइज कर दिया जाए। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या पॉसिबल है कि जितने भी लोग डेली वेजेस लगाए गए हैं, कैजुअल लेबरर्स लगाए गए हैं, या अलग अलग स्कीम्स, चाहे वो रहबरे खेल हो, रहबरे ज़रात हो, उन सब स्कीम्स के तहत लगाए गए हैं, अब उनके भी रेगुलराइजेशन हो? देखिए, कुछ स्कीमों के अंडर तो जो लोग लगे थे उनमें से कुछ रेगुलराइज हो भी गए, रहबरे ज़रात वाले भी हो गए। इसी तरह जो SRO 202 के बारे में फ़ैसला किया गया उसको आप डेली वेजर्स के इशू के साथ या वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ के इशू के साथ अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो कोई उसमें बात बनेगी नहीं, क्योंकि SRO 202 में जो एम्प्लॉइज़ अपॉइंट हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, वो एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस थी। उसमें ओपन कंपटीशन था, एवरीबडी कम्पीटेड। उनका इशू सिर्फ इतना था कि उनको सिलेक्शन तो प्रॉपर उनकी हुई, लेकिन उनकी इंक्रीमेंट्स पे जो है वो रोक लगी हुई थी। तो उसके बारे में, हालांकि जस्टिफिकेशन कुछ भी हो, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी हम बन गए तो एक बेनिफिट देने के लिए उन एम्प्लॉइज़ को कि जिनको अदरवाइज बेनिफिट रुका हुआ था, तो ये डिसीज़न एक प्रोग्रेसिव डिसीज़न गवर्नमेंट का कि आगे से 202 अप्लाई नहीं करेगी जितनी भी सिलेक्शन होंगी, और प्रोबेशन पीरियड जो है उसको 5 साल से कम करके नॉर्मल प्रोबेशन पीरियड जो है 2 साल पे कर दिया। तो लेकिन जो डेली वेजर्स की या वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ की, कंटिजेंट एम्प्लॉइज़ की प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है। और एक इतना बड़ा नंबर जो कि शायद कुल स्टेट में जितने एम्प्लॉइज़ हैं उसका 1 इस स्टेट में जो है वो डेली वेजर और कंटिजेंट है। शायद ये किसी और स्टेट में इस तरह की सिचुएशन भी नहीं होगी। ये तो स्टेट ही लगता है कि जैसे डेली वेजर्स ही इसको चला रहे हैं। तो अब ये डेली वेजर्स जो लगे हुए हैं ये उन पोस्टों के ऊपर लगे हैं जो पोस्टें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इनको कंटिजेंट एम्प्लॉइज़ को, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ को, या सीजनल एम्प्लॉय या डेली वेजर्स कहें, ये उन पोस्टों पे काम करते हैं जो पोस्टें काडर में नहीं हैं, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इनको किसी कंटिजेंसी में लगाया जाता है। अब अगर इनके लिए आपको इनको एडजस्ट करना है, रेगुलराइज करना है, तो इनके लिए इतनी पोस्टें क्रिएट करनी है। तो दैट मीन्स दैट यू हैव टू क्रिएट ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख पोस्ट। 1 लाख से ज़्यादा पोस्टें क्रिएट करने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इनको सैलरी देने के लिए, रिकरेंट सैलरी देने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको राइट नहीं मिलना चाहिए या
इनकी रेगुलराइजेशन जो है वो गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कई सालों से, 10 साल से, 20 साल से भी ऐसे हैं जो डेली वेजर पे काम कर रहे हैं, वर्क चार्ज पे काम कर रहे हैं। अब इन लोगों की उम्मीद भी है, अब उनकी उम्र भी हो गई इसी भरोसे पे कि हमारे को कोई रेगुलराइज करेगा, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 94 में रेगुलराइजेशन हुई थी, SRO 64 जब आया था। हालांकि उसमें बैन था कि आगे से कोई नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी लगे। तो गवर्नमेंट को ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनके बारे में कुछ फैसला जो है वो इनके हक में हो, जो डेली वेजर्स लगे हुए हैं। अब लेकिन एक ही टाइम के ऊपर सभी के सभी को अगर 1.25 लाख एम्प्लॉइज जैसे कहते हैं, ये 60,000 से शुरू हुआ था कि पहले कहते थे कि 50,000 हैं, 60,000 हैं, फिर 80,000 हो गया, अब बनते बनते ये 1.25 लाख हो गया। ये लोग 60-70 हज़ार लोग जो है कहाँ से ऐड हो गए, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर इन लोगों को बेनिफिट मिलता है तो हम लोगों को खुशी होगी। अगर कोई एक गवर्नमेंट की साइड से कोई पॉलिसी ऐसी बन जाए कि फेज्ड मैनर में ही चाहे इन लोगों को जो है वो रेगुलराइज किया जाए, एक ही टाइम पे तो नहीं किसी को भी किया जा सकता, लेकिन फेज्ड मैनर में ही जो है इस तरह की इनकी रेगुलराइजेशन हो। और साथ में इनकी रेगुलराइजेशन करते टाइम ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी होगा कि जो एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं उनके ऊपर ये एडजस्ट नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर जो है डेली वेजर्स को रेगुलराइज कर दोगे तो इसका मतलब है कि जो आने वाला युवा है, जो अभी लाइन में लगा हुआ है, जो पढ़ लिख के घर में बैठा हुआ है कि हमारे को नौकरी मिलनी चाहिए, तो उनकी नौकरियां तो खत्म हो गई, उनको तो नौकरी मिलेगी नहीं। सो सिलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन में जो पोस्टें हैं उनको तो सिलेक्शन से ही भरना चाहिए। जो ये लोग हैं डेली वेजर्स या वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़, इनके बारे में भी गवर्नमेंट को जो है एक प्रोग्रेसिव तरीके से और कंपैशनेट बैकग्राउंड रखते हुए इनके बारे में भी अगर फैसला हो जाएगा तो उसका सभी स्वागत ही करेंगे। लेकिन जैसे आप ही ने कहा कि बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है अगर इन्हें रेगुलराइज करना है, तो भी जब SRO 520 बनाया गया और ये कहा गया था कि इन जो चाहे वो NYC वॉलंटियर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही डेली वेजर से वादा किया था कि आपके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। वहीं अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की ओर देखें तो 2019 में, जनवरी 2019 तक जो है लगभग 420 के करीब लोग जो हैं वो SRO 520 के तहत रेगुलराइज हुए थे। बाकी जो अभी भी 1.25 लाख के करीब जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं रेगुलराइजेशन का। तो जहां फंड्स भी एक कंसिडरेशन है और ये डेली वेजर्स से वादा भी किया हुआ है, ऐसे में कैसे मैनेज हो पाएगा कि इन लोगों को रेगुलराइज किया जाए? देखिए, कोई रास्ता बीच का तो बनाना पड़ेगा। SRO 520 की अब बात करते हैं तो SRO 520 बनने के टाइम पे जो गवर्नमेंट के पास डाटा अवेलेबल था उसमें कितने थे जिनको हमको रेगुलराइज करना था, 60,000। और वो कैसे डबल से भी ज़्यादा हो गया SRO 520 बनने के बाद। ये लोग कहाँ से आ गए, 60,000 जो एक्स्ट्रा लोग आ गए। और ये देखें, एक इसी तरह हमारे को बैलेंस बीच में स्ट्राइक करना पड़ेगा कि जिससे इन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए जो क्लेम कर रहे हैं, और सिस्टम भी जो है वो बिल्कुल बैठ नहीं जाए, और साथ में फाइनेंशियल प्रावधान इन लोगों के लिए भी होना चाहिए। स्टेट जम्मू कश्मीर की जब थी तो उस टाइम पे यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें जो है वो गलत हुई। अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाई करने के बाद ये हमारे को बहुत बड़ी होप थी कि हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को जो है वो सशक्त कर देंगे। हमारे को ये बहुत बड़ी होप थी कि हम फाइनेंशियली जो है वो सेल्फ रिलायंट स्टेट बनेंगे, डिपेंडेंट स्टेट नहीं बनेंगे कि जिसको हर चीज़ के लिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है कि हमारे को फंड दे दो। आज के दिन में तो आपको अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी तनख्वाहें देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आप डिपेंडेंट हो, आपके पास तो अपनी जनरेशन ऑफ रेवेन्यू है नहीं, गवर्नमेंट का बड़ा कम है। तो जब तक आपका रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बढ़ेगा नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस तादाद के लोगों को एडजस्ट कर पाना जो है मुश्किल होगा। अब उसमें ये एक बड़ी दिक्कत ये भी आएगी कि कुछ लोग जो है वो सीजनल एम्प्लॉइज़ हैं। अब सीजनल जैसे PHE में होता है, टर्न काक होता है, उसका काम होता है सुबह नलका खोलना और फिर शाम को नलका खोलना, नलका खोल के बंद करना, शाम को नलका खोल के बंद करना। पूरा दिन कोई काम नहीं, वो अपना काम करेंगे। अगर हम उसको रेगुलराइज कर देते हैं तो उसको पूरा दिन बैठाना है ना, कहीं पे ऑफिस में काम करेगा, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता कि आप उसको रेगुलर एम्प्लॉय बना दो और फिर वो सुबह 5 मिनट के लिए काम करे और शाम को 5 मिनट के काम करे और घर में बैठ जाए। तो वो पूरा दिन काम करेगा क्या? उसके लिए पोस्ट भी कोई होनी चाहिए काम करने की, उसकी ज़रूरत भी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक सिस्टम बनाना ज़रूरी है जिसमें ये लोग भी जो है वो एडजस्ट हो जाए और एक्सचेकर के ऊपर जो है वो दबाव भी कम पड़े और लोगों को भी फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती रहे, और नई पीढ़ी जो है उनकी जो राइट है नौकरियां लेने का वो भी ख़त्म नहीं हो। जहाँ तक बात है एडजस्टमेंट की, भारतीय जनता पार्टी ने ही बार बार ये कहा कि पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने इस तरीके की स्कीमें लाई जिसमें सरकार ने नौकरियां बांटने का काम किया। लेकिन जब हम बात करते हैं रबरे खेल की,
तो रहबरे खेल पॉलिसी जो है वो 2017 में आई, और आज रहबरे खेल के तहत भी जो पीएचई के टीचर्स लगाए गए हैं वो भी आज सड़कों पे है, यही कहते हुए कि एसआरओ 202 की कमेटी उसी दिन बनी थी जिस दिन हमारी कमेटी बनी थी, उसका फैसला आ गया, हमारा फैसला नहीं आया। हालांकि जो है कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन के थ्रू लगे थे और ये जो है कंपटीशन के बेसिस पर नहीं लगे थे। लेकिन ये जो पॉलिसी बनाई गई थी ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर ही बनाई गई थी। देखिए, रहबरे खेल की आप कंपैरिजन अगर करना चाहते हो तो फिर आपको रहबरे ज़राअत वगैरह के साथ जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में कुछ लोग जो है वो लगे थे जो रहबरे इसके स्कीम के तहत उनको रेगुलराइज किया गया था। अब जो लोग रहबरे खेल लगे हैं या बैकी लगे हैं उनके बारे में कमिटमेंट तो नहीं है, उनको कोई कमिटमेंट तो नहीं है कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन एसआरओ 202 के साथ तो उनका केस कंपेरेबल नहीं है, वो तो डिफरेंट है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्पेसिफिक स्टैंड है। मैं आई जस्ट वांट टू रीट्रेट दैट। हम चाहते हैं कि लोगों को, युवाओं को बेनिफिट मिले। जो युवा किसी भी तरीके से, अगर किसी सरकार ने वो गलत काम किया है, को किसी की गलती की वजह से भी लगे हैं लेकिन काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और एक उम्मीद है उनको कि हमको बेनिफिट मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी तरह से सुचारू ढंग से काम कर रही है और लोगों के साथ इंसाफ करने की कोशिश करती है। तो लोगों को उम्मीद है कि अगर हमारे साथ पीछे कहीं गलती से हो भी, कुछ गलतियां भी हुई हैं तो उन गलतियों को जो है वो ठीक करने का एक मौका है, तो हमारे को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए प्रयास कर रही है। हम ये नहीं कहते कि हम आपके लिए प्रयास नहीं करेंगे या बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा रियलिस्टिक रखना ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे कि एक ही दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्डर निकालेगी और 2.5 लाख आदमियों को या 1.25 लाख आदमियों को एक ही आर्डर से सभी को रेगुलराइज हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इतना अरबों रुपया देने के लिए किसी के पास है नहीं। और ये जो खासकर जब कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जितना पैसा लग रहा है कोरोना से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में और रेवेन्यू जनरेशन जितना कम हुआ है, उसके हिसाब से आने वाले टाइम में ये एक ही टाइम पे इतना पैसा कहीं से आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कि आप 1.25 लाख आदमियों को जो है वो रेगुलराइज कर दीजिए या बाकी बेनिफिट दे दीजिए, वो वैसी बात तो नहीं है। पैसा आने में भी टाइम लगेगा, पैसा आने का तरीका भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से एफर्ट करेगी, कोशिश करेगी कि इन लोगों को बेनिफिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो मिल सके। 202 के बारे में भी हम लोगों ने कहा था कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि सारे का सारा बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। जहाँ पे पॉसिबिलिटी निकलती है वहाँ पॉसिबिलिटी होने के बाद वो काम हो जाता है। जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, कोशिश वहाँ पे भी हम करेंगे कि वहाँ पे भी जो है कम से कम लोगों को जितना बेनिफिट जा सकता है, जितना पॉसिबल है उतना बेनिफिट उनको मिले। अगर हम देखें फिगर्स की हो तो लगभग 2.5 लाख के करीब जो हैं, टेंटेटिव फिगर्स ये कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में 2.5 लाख के करीब जो युवा हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। साथ ही में जब हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं सरकारी मुलाजमत में, तो अभी जो राज्यसभा में रिपोर्ट टेबल हुई है उसके मुताबिक 84,000 जो पोस्ट हैं वो वेकेंट है जम्मू कश्मीर में। ऑलरेडी 4.8 लाख गवर्नमेंट मुलाजिम जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फिगर्स इन द कंट्री अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। उस 4.8 लाख के ऊपर ये 1.25 लाख के करीब जो डेली वेजेस हैं ये भी सरकारी मुलाजिमत में अगर आते हैं, उसके अलावा जो 80,000 वैकेंसीज है वो भी आते हैं। इतने फंड्स किस तरीके से मैनेज हो पाएंगे? दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, कि 7 लाख अगर एम्प्लॉई हो जाता है जम्मू कश्मीर का, इन 7 लाख लोगों को हमको रेगुलर देनी है सैलरी। और फिर ये 7 लाख लोग 7 लाख नहीं रहते। अगर ये 7 लाख लोगों में से सपोज हर साल जो है वो रिटायर होने वाले 10,000 हैं या 15,000 हैं, लेकिन नए लोग जो नौकरी लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, ट्रेनिंग खत्म कर ली, उन बच्चों का भी सोचिए। वो हर साल जो है जितनी पोस्टें क्रिएट होती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बच्चे जो है वो नौकरियां लेने के लिए आ जाते हैं। तो अगर ये नौकरियों का सिलसिला, अगर युवाओं की डिपेंडेंसी जो है वो सरकारी नौकरियों के ऊपर रहेगी तो ये प्रॉब्लम रहेगी। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रांग करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो लोग नए पीढ़ी जो तैयार हो रही है युवाओं की, जो जिनको नौकरियां चाहिए, जिनके लिए बेहतर हमको एक भविष्य देना है, तो उनको अपना भविष्य जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ढूंढना पड़ेगा। खाली सरकारी नौकरियों के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी मत रखिए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर मजबूत होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इग्नोर मत करिए। जम्मू कश्मीर के जो बच्चे जो हैं वो जिनमें काबिलियत है, शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा काबिलियत अगर किसी
खित्ते की अगर आप करेंगे तो जम्मू कश्मीर, जहाँ जो हमारे बच्चे यहाँ के बाहर जाके काम कर रहे हैं उनके सारे मानते हैं कि वो दे आर द बेस्ट इन द फील्ड। लेकिन हम लोगों में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू के बच्चों में, कि दे डोंट वांट टू गो आउट। मतलब उनको अगर बाहर जाके अगर बेटर एवेन्यूज़ भी मिलते हैं, बेटर फ्यूचर मिलता है, तो दे विल प्रेफर कि जम्मू में ही रहें, सरकारी नौकरी मिल जाए। वो सरकारी नौकरी क्लास 4 लेके राजी हैं, बाहर जाके कहीं एग्जीक्यूटिव बनना है वो नहीं बनेंगे प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सोच भी बदलनी चाहिए। जब आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म हुआ तो अब आपको सोचना चाहिए कि अब आपका दायरा जो है वो जम्मू कश्मीर नहीं है, आपका दायरा पूरा हिंदुस्तान है। अपने पंख फैलाएंगे तो तभी उड़ना सीखेंगे, दबे हुए पंखों से कौन उड़ता है? तो उनको बाहर का रास्ता भी देखना चाहिए, जहाँ पे बेटर फ्यूचर है, बेटर फैसिलिटीज़ है, वहाँ की तरफ भी अपना रुख करिए। जहाँ तक आपने नई पीढ़ी की बात की, अक्सर जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है कि ये जो स्कीम्स आती हैं, हालांकि स्कीम्स में नज़र भी आता है कि इतने साल का प्रोबेशन है, कम सैलरी मिलेगी, उसके बावजूद भी लोग क्यों इन स्कीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो साफ जवाब ये मिलता है कि सालों साल से जो है पोस्ट ही एडवर्टाइज नहीं होती, तो हमें इन्हीं स्कीम के तहत लगना पड़ता है। जहाँ तक हम बात करें डेंटल डॉक्टर्स की, डेंटल डॉक्टर्स का ये कहना है कि लगभग 5-6 साल से जो है कोई पोस्ट एडवर्टाइज हुई नहीं है। इंजीनियर्स का भी यही कहना है कि इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, 2014 के बाद से जो है कोई पोस्ट जम्मू कश्मीर में एडवर्टाइज हुई ही नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि डिपार्टमेंट में वैकेंसी ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी थी, उसके बाद अभी भी केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी ही है। फिर क्या कारण है कि इस मामले में कोई भी बदलाव नहीं आया, कि पहले भी पोस्ट जो है वो सालों साल एडवर्टाइज नहीं होती थी, बैकडोर एंट्रीज हो जाती थी, अभी भी जो है लोगों की यही शिकायत है कि पोस्ट तो अभी भी एडवर्टाइज नहीं होती। देखिए, पोस्टें जो एडवर्टाइज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो जो पोस्टें वेकेट हो जाती हैं किसी की रिटायरमेंट की वजह से, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ की वजह से, या किसी और रेजिग्नेशन वगैरह की वजह से। और दूसरी वो पोस्टें होती हैं जो नई क्रिएटेड होती हैं। अब नई पोस्टें जम्मू कश्मीर में क्रिएट करने के प्रावधान बड़े सीमित हैं, लिमिटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे काम जितना होगा उसी के हिसाब से पोस्टें क्रिएट होगी। और नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको फिर फंड्स देखने पड़ेंगे कि आपके पास फंड्स कहाँ हैं उन पोस्टों को मीट करने के लिए। तो जितने रिटायर होंगे, रिज़ाइन करेंगे, अनफॉर्चुनेटली डेथ इन सर्विस होगी, तो उन्हीं लोगों से जो है आपको जो है वो देखना है कि आपकी, अब अगर नंबर ऑफ पोस्ट आप एडवर्टाइज जितनी हुई हैं उसको देखोगे और उसको कंपेयर करोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, उतना ही है। कुछ पोस्टें जो एडवर्टाइज नहीं हो पाई, वो अब पाइल अप होके ये जो लिस्ट बनी हुई है कि हमारे पास 84,000 वैकेंसीज है, इसमें काफ़ी पोस्टें वो हैं जो कि कार्डर्ड पोस्ट है, जो कार्डर में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको एडवर्टाइज नहीं कर पाए थे। जैसे आज 3 दिन पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका पूरी तरह से गठन हो गया, सारे मेंबर्स बन गए, तो इसलिए नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि गेजेटेड पोस्टें जो हैं उसकी एडवर्टीजमेंट इमीडिएटली हो जाएगी और प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगी। एक तो मुझे लगता है कि ये जो वैकेंसीज हैं 84,000, इन वैकेंसीज के फिल करने के बाद, इनकी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होने के बाद, रिक्रूटमेंट होने के बाद, काफ़ी हद तक प्रेशर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो हट जाएगा और काफ़ी हद तक 84,000 पीपल विल गेट एडजस्टेड। यूथ आपका 84,000 के करीब जो है वो एडजस्ट हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। और अगर 84,000 एडजस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब में, तो इससे ज़्यादा एडजस्ट होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। देखिए, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में 75% 25% की रेशो होनी चाहिए। अगर आपके 100 बच्चे जो हैं वो अवेलेबल हैं नौकरियां लेने के लिए, तो उसमें से 75 बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जाएं और 25 बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखें, तो तभी पॉसिबिलिटी है। अगर आपके 100 में से 90 बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं देखें और सरकारी नौकरियों के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो फिर काम नहीं चलेगा। प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी आपने कहा कि अभी भी जम्मू कश्मीर में जो है प्राइवेट सेक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए था। तो अब तो कोरोना वायरस पेंडेमिक आ गया, उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होगी और प्राइवेट सेक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथन हो पाएगा? प्राइवेट सेक्टर की जब आप बात करते हो तो खाली जम्मू कश्मीर तक महदूद क्यों रखते हो अपने आप को? आप तो, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि अब जम्मू कश्मीर कोई अलग स्टेट नहीं है, अब जम्मू कश्मीर इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर जो है, अब दिल्ली वाला प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए खुला है, आपका गुड़गांव वाला भी खुला है, बेंगलोर वाला भी खुला है, मुंबई वाला भी खुला है। आप लोगों को, यूथ को, हमारे को सोचना चाहिए इसके बारे में भी। हम लोग कभी वॉच नहीं करते हैं, खासकर मैं जम्मू के यूथ की बात करता हूँ, जितना मेरे साथ इंटरेक्शन होती, काफ़ी लोग मेरे से भी मिलते हैं, कोई वॉच नहीं करता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो खबरें निकलती हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हो, न्यूज़पेपर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, जम्मू का यूथ जो है वो इज़ नॉट वेरी कीन प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए।
जैसे आपने कहा कि अगर यहाँ के किसी यूथ से पूछोगे, किसी इंजीनियर से पूछोगे कि आप यहाँ पे सरकारी नौकरी आपको नहीं मिली लेकिन आप 8-10 साल यहाँ पे वेट कर रहे हो, उसी पीरियड में आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर बेटर नौकरी मिलती है, बेंगलोर में जाके मिल सकती है, कलकत्ता में मिल सकती है, क्यों नहीं जाते हो? दे डोंट वांट टू लीव जम्मू। अब ये ठीक है परिवार के साथ, देखिए एक तो जम्मू में लोग जो है उनकी एक सोच बन गई है कि बाहर नहीं जाना है, यहीं पे घर पे काम होना चाहिए। दूसरी यहाँ पे लोगों को रीजंस कैन बी डिफरेंट, लोगों को ये सिक्योरिटी का भी हो सकता है, लोगों को ये बड़ी चाह है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब सरकारी नौकरी होगी तो एक जॉब गारंटी है कि आपको कोई निकालेगा नहीं। पहले होता था कि रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद पेंशन मिलेगी, अब तो खैर पेंशन का पेंशनेबल जॉब नहीं है। लेकिन वो सरकारी नौकरी का जो 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 सोच है, जो लालच है सरकारी नौकरी का, वो हमारे यूथ को जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने से रोकता है। और ख़ासकर जो टेक्नोक्रेट्स हैं, टेक्निकली ट्रेंड लोग हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में उस हिसाब से, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी स्कीम निकाली है कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद पैसा देगी, आप पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लो और अपना काम क्यों नहीं शुरू करते हो? वाई यू वॉन्ट टू बी एम्प्लॉय ऑफ समबडी? यू कैन बिकम एम्प्लॉयर ऑफ सो मेनी पीपल। आप खुद अपना काम करो ना, कोई फैक्ट्री खोलो, कोई यूनिट खोलो, बाकी लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट दो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, बजाय इसके कि आप देखोगे कि नौकरी एक निकलेगी, उसमें 50 लोग compete करेंगे, एक सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी 49 जो है वो गाली निकालेंगे या कहेंगे कि हमको भी एडजस्ट करने के लिए 49 नौकरियां और ले आओ। वो कहाँ से आएंगी? नौकरियां लिमिटेड है, आपके संसाधन लिमिटेड हैं, लेकिन संसाधन आपकी सोच से बाहर जब आप निकलेंगे तो वहाँ पे संसाधन बेटर हैं। लेकिन सेठ साहब, आप नहीं मानेंगे कि जम्मू कश्मीर में अपना बिजनेस चलाना भी लाइक बहुत मुश्किल काम है। अभी भी जो बिजनेस फ्रेटर्निटी है उनका ये कहना है कि 5 अगस्त के बाद से हम इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिटेबल कब होंगे, तब से लॉस में ही चल रहे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, बिजनेस जो रिटेल बिजनेस है, दुकानदारी वाला बिजनेस है, वो अलग चीज़ है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट चीज़ है। जो गवर्नमेंट की साइड से लोन मिलते हैं आपको इतने ज़्यादा, जैसे अब ये 20 लाख करोड़ का जो नया जो कोरोना के टाइम पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया पैसा, उसमें कितना ज़्यादा पैसा है जो कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जो है आपको मिल रहा है। लेकिन उसके कितना जम्मू का यूथ है जिसने सोचा कि 20 लाख करोड़ में से कितना ऐसा पैसा है जो जम्मू के लिए अवेलेबल हो जाएगा और हमको इसका बेनिफिट लेना चाहिए? कितनों ने सोचा? कोई नहीं सोचता। वरने आपको ये सोचना चाहिए कि ये पैसा कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों को मिल रहा है। ये अगर किसानों को मिल रहा है तो क्या किसी ने कोशिश की कि हम फार्म बनाने की कोशिश करें? लोन भी तो मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोन दे रही है आपको। किसी ने कोशिश फार्मिंग की? जम्मू में कोई फार्मिंग की एक्टिविटी नहीं है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो बड़ी लिमिटेड है। पहले जितनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी, बाहर की आके लगती है, वो सब सब्सिडी के सिर के ऊपर लगती है और उसके बाद बंद हो जाती है, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री वैसी बन नहीं पाई। अब बच्चों को, यूथ को इसके बारे में सोचना चाहिए, तो अपनी सोच को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जितना हो सकेगा सरकारी नौकरियों में जितना यूथ एडजस्ट हो सकेगा हम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि जितना हो सकेगा हम करेंगे, जितना मैक्सिमम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं उतना भी करेंगे। लेकिन हर आदमी को सरकारी नौकरी देना पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर एक क्लास में अगर सपोज 50 लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो उन ग्रेजुएट 50 को नौकरी देना पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनमें से 5 को अगर मिलती है नौकरी तो हम 5 को खींच के जो है वो 8 पे ले जाएंगे, 10 पे ले जाएंगे, 15 पे ले जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ यूथ तो ऐसा रहेगा कि जिसको सरकारी नौकरी के आगे भी सोचना पड़ेगा। आखिर में सेठ साहब आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कोविड-19 है, कोविड-19 में कठुआ में एक इंसिडेंट हुआ कि क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एमओएसएन पीएमओ को इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई एसओपीज को बदला जाए। वहीं यहाँ पे हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी देखा कि जो 2 रिलेटिव्स थे कोविड पॉजिटिव के, उसके क्रिमेशन में जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डीसी जम्मू है जो है उनके अंडर जो ऑफिसर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो क्रिमेशन प्रॉपर्टी थे, उन्हीं को इंक्वायरी ऑफिसर। तो ऐसा क्या है कि इस ब्यूरोक्रेटिक रूल में कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। यानी कि अगर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट यहाँ पर होती, यहाँ पर उस अभी तक जो है ट्रांसफर ऑर्डर्स निकल चुके होते, एक्शन ले लिया गया होता, हेड्स वुड हैव रोल्ड। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी ओपनली सोशल मीडिया के ऊपर एक तरह की झड़प उनमें भी चल रही है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। देखिए सियासत में ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है, और सियासत में होने की वजह से मुझे ये कहने में बिल्कुल एतराज़ नहीं। आई एम इन बीजेपी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के अंडर है। लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि जब से गवर्नर रूल यहाँ पे बना और बाद में एलजी रूल यहाँ पे आया, ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस जो है उसका लेवल गिरा है, बड़ा नहीं है।
जो लोगों को उम्मीद थी कि ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो बड़ा ऊपर होना चाहिए, मतलब द स्विफ्टनेस विद विच द डिसीजन शुड बी टेकन, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिसीजंस, और लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन का जुड़ना जिस हिसाब से लोगों को उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। देखें, जब पॉलिटिकल फोर्सेस एक्टिव होती हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, तो लोगों का राब्ता जो है वो पॉलिटिकल एलिमेंट के साथ होता है। उन्होंने अपने काम करवाने हैं, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें से काम निकलते हैं। जब पॉलिटिकल सिस्टम को आपने बाहर निकाल दिया, जब तक इलेक्शन नहीं होते पॉलिटिकल सिस्टम एज सच इज आउट, तो जब पॉलिटिशियंस जो हैं वो बाहर हैं तो लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्शन करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने आप को आज भी उसी मोल्ड में डाले हुए है जिसमें वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर थी कि हमने लोगों के साथ बात नहीं करनी, हमको क्या ज़रूरत है। एक ब्यूरोक्रेट कहता है जी मुझे क्या स्टेक के ऊपर है, मैंने कौन सा लोगों से वोट लेने हैं। वो अपना काम करते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, जितना काम किया उतना किया और वापस चले गए, आंसरेबिलिटी नहीं है। तो इससे काम नहीं चलेगा। जब ये एलजी साहब की गवर्नमेंट चल रही है तो आप तो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स का काम भी करना है, उन्होंने पॉलिटिकल फोर्स का काम भी करना है, लेकिन वो कर नहीं रहे। इसलिए लोगों की चिंताएं हैं इसके बारे में। मुझे ये कहने में बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी का मेयार जो है उसको बढ़ाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना कि डोमिसाइल, अनएम्प्लॉयमेंट और साथ ही में जो करंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जम्मू कश्मीर में है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुनील सेठी का क्या कहना है। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।